हेलो हेलो एवरीवन। यार आजकल ज़्यादा मूड होता नहीं है वीडियो बनाने का या सोशल मीडिया बनाने का, किसी से बात करने का, ना घर में ना बाहर ना फ़ोन पर। ये साल बड़ा बुरा रहा है मेरे लिए। मार्च अप्रैल में मुझे कोविड हो गया था, बहुत गंदा हुआ था वो। जून में पापा चले गए और अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए मेरे गुरुजी, जो कि मेरे लिए पापा जैसे या उनसे बढ़कर ही थे। उन्हीं से बचपन से लाइफ की जो भी चीज़ें हैं सही तरीके से देखने की वो सीखी हैं। वो भी चले गए। यार मन नहीं करता किसी से बात करने का, कुछ देखने का, कुछ। अकेले रहना ही ठीक लगता है। तो आई डोंट नो, मे बी आप में से कुछ लोग भी इस फेज से गुजरे होंगे लाइफ में, और शायद आपने भी ऐसे ही फील किया होगा। बट मैंने बहुत यंग एज में बहुत कुछ खो दिया है इस साल। बट मतलब इवन जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यही थॉट था कि जो मैंने कुछ ट्रेड्स, जो भी मैं मतलब वीडियो में बोलना चाह रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा। लेकिन शायद एक्सप्लेनेशन तो मुझे लगता है काफ़ी लोग, चाहे बुलिश हों या बियरिश हों, फंसे होंगे मार्केट में। और मार्केट जो अभी मौका दे रहा है, ऐसा मौका मार्केट 10 साल में एक दो बार ही देता है, जिसमें कि आप का कैपिटल, इस तरह के ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं कि कैपिटल आपका 10-20 टाइम्स से इससे ज़्यादा रिटर्न भी मिल सके। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, सेम अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर मिली थी कोरोना के क्रैश में। मई में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उस वीडियो में कुछ स्टॉक ऑप्शंस मैंने आउट द मनी सजेस्ट किए थे, जो कि विद इन अ मंथ और टू आपका कैपिटल 20 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स से ज़्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं, और दिया। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना एक बार कि डिटेल में जाके कि क्या चीज़ें मैंने कंसिडर की थी, क्योंकि फिर से लंबा वीडियो बनाने का मेरा मूड नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ सिमिलर एनालिसिस है, बस रिवर्स साइड में। और जो ट्रेड्स हैं, जो मेहनत है 3-4 घंटे 5 घंटे की मैंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के, वो सब मैं कर चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी कंपाइल कर दिया है, शेयर कर दूँगा। ठीक है यार, तो वो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि लोग, इवन जो लोग बुलिश भी होंगे इस मार्केट में, उन्होंने कहीं ना कहीं तो पोजीशन रिवर्स की होगी। 15,000 पे प्रॉफिट बुक करके रिवर्स बैठे होंगे, 16 पे बुक करके रिवर्स बैठे होंगे। जब आपका कैपिटल बढ़ जाता है प्रॉफिट बुक करने के बाद, तो आप डबल कॉन्फिडेंस के साथ नया ट्रेड मारते हो। तो जो लोग बुलिश भी होंगे वो भी कहीं ना कहीं तो रिवर्स बैठे ही होंगे। और अगर आप बोलो कोई नहीं है ऐसा, तो भाई मुझे बताओ यार, 8,000 पे पिछले साल विद इन स्पैन ऑफ 12 to 15 मंथ्स आपको 17-18 थाउजेंड दिखेगा। कौन था ऐसा? नॉट इवन वन, आई मीन नॉट इवन वन ग्लोबली। एफ आई आई, बिग प्लेयर्स, किसी को नहीं पता था। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते गए, वैक्सीन आई, इलेक्शन रिजल्ट्स आए, नए अकाउंट्स खुलते गए। ठीक है, हमारा
फेड का मनी प्रिंटिंग चलता रहा, टेपरिंग डिले होता गया, बहुत सारे फैक्टर्स रहे, कॉर्पोरेट रिस्क भी बार बार नीचे आ रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते गए और मतलब ये बबल का उसने फॉर्म दे लिया। तो एनीवेज मैं बताता हूँ मैंने क्या कंपाइल किया है। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है। यार तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कम कैपिटल में ट्रेड करते हैं और एक्चुअली ऑप्शन बायर हैं बट ऑप्शन राइटर बनना चाहते हैं। तो कैपिटल होता नहीं है बट कभी कभी मार्केट ऐसे मौके दे देता है कि कैपिटल आपका 10-20 टाइम्स या इससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। वही मेरे वीडियो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वो वीडियो देखना। उसमें आई थिंक बैंक निफ्टी का मैंने लास्ट ईयर मई में जून का कुछ 19,000 का कॉल बाय करने का सजेस्ट किया था और वो शायद 100 के आसपास उसका प्राइस तब चल रहा था। ठीक है, मार्केट अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर था, जितना भी दूर है ऑलमोस्ट उतना ही। ठीक है, विद इन 1 मंथ वो 100 का आई थिंक 2000 से ऊपर चला गया, मतलब कि 10,000 लगाए तो 2 लाख के ऊपर। तो इस तरह के ट्रेड्स कभी कभी मिल जाते हैं और मार्केट इस तरह के ट्रेड्स अगले 2-3 महीने में देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शीट मैं आपको कुछ बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी अपना ट्रेड लें, इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही करें। ठीक है, और ये पैसा जो है, ये व्यू जो मैं बता रहा हूँ, ये स्पेक्युलेटिव मार्केट के लिए है। जब मार्केट स्पेक्युलेटिव होता है, वर्टिकली अप या डाउन होता है, तो उसमें लॉजिकल सेंस काम नहीं करता। ठीक है, तो आपको रंग बदलना पड़ता है मार्केट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सब ज़ीरो, जो भी पैसा इसमें लगा हुआ है वो ज़ीरो बड़े आराम से हो सकता है या 10-20 टाइम्स भी बड़े आराम से हो सकता है। ठीक है, पहली बात वो ध्यान रखना। दूसरा, मैं इसमें आपको कोई बाय सेल नहीं बता रहा हूँ कि यही बाय करो यही सेल करो, मैं आपको फिशिंग करना सिखा रहा हूँ। मैं आपको स्पून फीड नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप क्या चीज़ें देख रहे हो, क्यों आप ये ऑप्शन स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हो पर्टिकुलर, ठीक है, क्या आप टारगेट करो, क्या चीज़ें मतलब देखना है, ये चीज़ आप सीख लो। ठीक है, ये मैंने इसमें अक्टूबर एक्सपायरी के कुछ ऑप्शन प्राइजेस लिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि अक्टूबर तक मार्केट बढ़ता रहेगा तो आप यही सेम एनालिसिस आप अक्टूबर में करो, नवंबर दिसंबर के लिए आप देख सकते हो। या जिसको लगता है दिसंबर तक बढ़ता रह सकता है, वो दिसंबर तक वेट करो, उसके बाद कर लो। मतलब अपना अपना व्यू है, बट कैसे ये इस तरह के स्पेकुलेटिव ट्रेड्स लिए जा सकते हैं जो 10-20 टाइम्स तक कैपिटल कर दें, वो आपको समझ लो। और ऐसा मौका मार्केट 10 साल में 1-2 बार ही देता है। ठीक है यार, तो मैं ये शीट समझा देता हूँ। उसके पहले मार्केट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। तो ये है भाई मार्केट का सिचुएशन, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। इसमें मैं कुछ इंडिकेटर्स यूज़ कर लेता हूँ जो मेरे लिए हमेशा काम करते हैं। टेम्पररी पेन ज़रूर मार्केट में रहता ही है, बट
ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है यार, तो ये सिचुएशन है मार्क का कोरोना क्रैश के बाद से हम डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर अगर किसी ने पूछा होता कि 1 डेढ़ साल में इतना देखने मिलेगा, तो मतलब यहाँ पर आके कोई भी बोल सकता है यार रैली मिस हो गई है और बहुत सारी बातें। बट क्या यहाँ पर आप यहाँ से राइड कर सकते हो इतनी रैली? शायद दुनिया में कोई ट्रेडर हो जो ये पूरा रैली राइड कर सकता हो। किसी ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा, किसी ने यहाँ किया होगा, किसी ने यहाँ किया होगा, और प्रॉफिट बुक करने के बाद ट्रेडर्स यूजुअली डबल पोजीशन साइज के साथ रिवर्स प्ले करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैंने अभी इतना ज़बरदस्त कमाया है, तो अब तो मेरी चलनी है। ठीक है, ऐसा यूजुअली होता है। तो जो लोग बुलिश भी रहे हैं ना, मैं कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके उन्होंने पोजीशन रिवर्स की और मार्केट आज तक उनको फेल रहा है। ठीक है, मेरा पर्सनली व्यू क्या था कि यहाँ पे तो बिंदास बाय करो। 10 साल में मौका दे रहा है मार्केट। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो मेरी पोजीशन से ही पता है। मैंने 17 18 19 थाउजेंड के कॉल्स बैंक निफ्टी के बाय किए थे, जो कि 10 20 टाइम्स तक रिटर्न दिए थे जून जुलाई अगस्त में। और कहीं 12,000 13,000 तक मैंने लगभग 8,000 से लेके 12 13 हज़ार तक राइड किया। उसके बाद मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ से, ना मेरा व्यू बुलिश था ना बियरिश था, मेरा ये था कि यहाँ पे कॉल राइटिंग चलना चाहिए। 13,000 13,200 के आसपास कॉल राइटिंग ठीक ठाक ट्रेड रहेगा। उसका रीज़न ये है कि आप जब भी देखो मार्केट अपना पिछला हाई ब्रेक करता है तो 5-10% ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पिछला हाई ये है तो और 5-10% ऊपर गया। ठीक है, फिर थोड़ा करके 5-10%, मतलब ये एक ट्रेंड है। सिर्फ एक मोदी विक्ट्री वाला फेज छोड़ दें जिसमें कि नॉन स्टॉप, जैसे अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ। जो भी हो रहा है ये 2014 में भी हुआ है, मैं बताऊँगा कैसे। बट मेरा व्यू क्या था कि मार्केट अपना जो हाई है वो ब्रेक करके 10-12% एक ऊपर का एक नया हाई बनाता है। वही मेरा व्यू था। यहाँ से 12,400 पुराना हाई था। क्रैश के बाद रिकवरी हुई, मुझे लगा 13,500 से 13,800 यहाँ पे जाके मार्केट थोड़ा रुकना चाहिए। लेकिन बजट जिस दिन आया उस दिन से मार्केट जो दौड़ा है, ना 14 पे रुका, ना 15 पे रुक रहा है, ना 16 पे रुक रहा है और ना 17 पे रुक रहा है। ठीक है, तो ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। और आज की डेट में बोल सकता हूँ मैं कि पुट राइटिंग की होती तो बहुत प्रॉफिट हुआ होता। ठीक है, लेकिन मार्केट में इफ एंड बट चलता नहीं है। अगर आपने एंटिसिपेट किया हो 17-18 हज़ार, तो आप ये बात बोल सकते हो कि यार काश पुट राइटिंग की होती। मार्केट ऐसा ही है भाई, अनसर्टेन है। यहाँ 13,500 800 पर मेरा व्यू कॉल राइटिंग का था। लेकिन जब मार्च में 10% का नया हाई मार के जब मार्केट नहीं गिरा, तब वार्निंग दे दी थी कि ये बबल हो सकता है, और बबल हुआ तो 16,000 17,000 आराम से आ सकता है। तो रिस्क मैनेज करो। और मैंने खुद अगर निफ्टी शॉर्ट्स थे तो बैंक निफ्टी के कॉल्स बाय कर रखे थे। और इस तरह मैं 13,800 14,000 14,200 यहाँ पर मैंने कुछ बैंक निफ्टी कॉल्स लिए थे, और वो 16,000 जब मार्केट आया वहाँ पे मैंने बुक कर लिए थे। तो इस तरह से रिस्क मैनेज किया। और अभी जो है वो ओपन रिस्क है। अगर मार्केट 16,000 टच नहीं करता है दोबारा, तो मेरे पास फ़िलहाल तो कोई पेयर मैंने नहीं लिया है। मैं सिर्फ टाइम प्ले कर रहा हूँ कि मार्केट इतना आया है, शायद थोड़ा और ऊपर जाए कुछ, लेकिन एक बार नीचे तो आना चाहिए। 16 तक टच करे, 16,500 भी टच करे, कुछ कम से कम निकलने का मौका रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये साल सर्वाइवल और रिस्क मैनेजमेंट में ही निकल गया। जिन लोगों ने सिर्फ पुट बाय करते गए कि अब गिरेगा, वो तो गए। ठीक है, मेरा व्यू यही था कि भाई रिस्क मैनेज करो। अगर निफ्टी शॉर्ट है तो बैंक निफ्टी लॉन्ग करो।
अभी भी मैंने शायद लास्ट वीक की बात है, जब निफ्टी 16,000 16,200 मैंने एंटिसिपेट किया था, जब वो क्रॉस कर दिया तो वही, तो स्काई इज द लिमिट। तो अगर निफ्टी शॉर्ट है 4 मंथ्स में, तो टेम्परली शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी की पुट राइटिंग करो, ऐसा मैंने चैनल पे बोला था। तो कुल मिला के ये है कि पूरा साल रिस्क मैनेजमेंट में निकल गया, और टोटली आज मैं बोल सकता हूँ, कोई भी बोल सकता है कि मेरा व्यू मार्केट में नहीं सही रहा। ठीक है, बट देन मुझे पता है कि जो लोग जुड़े हैं किसी से भी, मेरे से या किसी से भी, या खुद से ट्रेड करना है, कहीं ना कहीं वो रिवर्स ट्रेड लेते ही। ठीक है, कोई बल्लम नहीं है जो यहाँ से यहाँ तक राइड करे। तो सब मेरे ख्याल से सब एक नाव में ही हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो है पहले जा रहे हैं। ठीक है, और DII म्यूचुअल फंड, मतलब दूसरी बात ये है कि जो नए रिटेल ट्रेडर्स आए हैं, जिनको जिनके पास सेविंग बहुत है, जिनको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं, सिर्फ लॉकडाउन में अकाउंट्स ओपन करा लिए, वो भर भर के अपनी सेविंग्स जो है मार्केट में डाले जा रहे हैं, उन्होंने हरियाली के अलावा कुछ देखा नहीं। तो ये ऐसा मार्केट है, इसमें सिर्फ वही बंदा कमा रहा है जो आंख बंद करके बाय करता है, जिसने जहाँ थोड़ा भी दिमाग लगाया, ठीक है, लॉजिकली ट्रेड करने की कोशिश की, इंडिकेटर्स देखे, कुछ भी किया, वो उसकी नहीं चल रही है। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट स्पेक्युलेटिव है, इसीलिए कुछ स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स हैं जो बहुत तगड़ा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये देखो, आप ये ब्लू लाइन जो है मूविंग एवरेज की है। आप ये साल देखो, पिछले 1 साल से मूविंग एवरेज ऊपर जाता जा रहा है मार्केट के साथ, मार्केट ने टच करने का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि ये मार्केट पहले कभी ऐसा देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2014 में जब मोदी इलेक्शन जीता था, दुनिया एक तरफ और इंडिया एक तरफ, पूरे साल भर मार्केट ने मूविंग एवरेज टच नहीं किया, ऊपर ज़्यादा रहा मूविंग एवरेज, और ये रैली भी उतनी ही स्टीप है जितनी ये है। और इसमें कैंडल बड़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि हम 15,000 14,000 वैल्यू बड़ी हैं, यहाँ पे 5,000 6,000 7,000 होता था। ठीक है, तो ये भी बहुत स्टीप रैली है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 6,000 के आसपास था इंडेक्स, और जब रैली खत्म हुई तो 9,000 के ऊपर था इंडेक्स। तो 6,000 से 9,000 50% रिटर्न होता है। ठीक है, ये देखो, अगर तो आप तो पिछला हाई जो मार्केट का था 6,300 के आसपास था, और ये मार्च 2014 में 6,300 मार्केट ने तोड़ा। मार्च 2014 में, मई में होते हैं इलेक्शन, मार्च में तोड़ा, और मई मार्च अप्रैल मई, पूरा साल मार्केट रैली कर करके 9,000 आ गया। मतलब नया हाई तोड़ के, मतलब ये नया हाई बना के मार्केट 50% भागा है, ऑलमोस्ट 40-50%। तो सेम यही हुआ है यहाँ पे। 12,000 कुछ पुराना हाई था, 12,400, वो ब्रेक करके मार्केट 12,400 का 40-50% अराउंड 17-18,000 ही होता है। तो यहाँ तक मार्केट आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हुआ है ये पहले नहीं हुआ है, ये यहाँ भी हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मार्केट में कांस्टेंट रही है कि ये जो ब्लू लाइन है मूविंग एवरेज, देर सवेर मार्केट इसको टच करता ही है, और इसके अराउंड ही प्ले करता है। ये आप चाहे 100 साल का हिस्ट्री देख लो, चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, ये बहुत महीनों तक दूर नहीं रह सकता। ठीक है, अगर मार्केट में बाइंग होती है तो मार्केट में सेलिंग भी होगी, जिसने बाय किया है वो सेल भी करेगा। और जब ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर आ जाता है मार्केट, चाहे वो ऊपर में हो या नीचे में, तो मार्केट फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता करेक्ट उसको टच करके इवन क्रॉस करने में। यहाँ इतना ऊपर था तो मूविंग एवरेज तक आया, और उसके नीचे भी बहुत गया। खैर ये तो मतलब एक एक्सेप्शनल केस था, फाइनेंशियल क्राइसिस था। बट हम एक कंजर्वेटिव व्यू ले रहा हूँ मैं कि टच कर सकता है, टच करके सपोर्ट ले, जो भी है। यहाँ देखो बहुत नीचे था,
टाइम अगर मूविंग एवरेज के ऊपर बिताया इसने, फिर कई महीने मूविंग एवरेज के नीचे बिताया। अगर ये यहाँ देखो 2014 में साल भर ऊपर रहा तो 2015 में साल भर नीचे रहा। ठीक है, फिर 2017 से ज़रूर मार्केट बड़ा तगड़ा चल रहा है। 2017 में मैंने पुट राइटिंग करके बहुत बनाया, साल भर आँख बंद करके पुट राइटिंग। लेकिन फिर 2018 में 2 महीने में अच्छा खासा करेक्शन, फिर मूविंग एवरेज पे आ गया। तो ये जो चल रहा है ये ऐसा नहीं है कि चलता ही रहेगा, एक बार मूविंग एवरेज तक टच कर जाए। तो अभी ये भी देखो RSI, ये कंफर्ट जोन से बहुत ऊपर है, जो पिंक वाला जोन आप देख रहे हो। जब जब यहाँ आया है लॉन्ग टर्म में, तो अगला 1 साल मार्केट में बुलिशनेस नहीं रही है। ठीक है, ये देखो आप 2015 का है ये। ठीक है, 2015 2008-10 का है। यहाँ पे तो फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो ये आप खुद भी देख सकते हो। इवन 99 जो .com बबल था वहाँ पर भी ये रैलीज बहुत स्टीप हैं ये। ठीक है, जब भी ये कंफर्ट जोन से ऊपर आया है इधर, मार्केट अगले कई महीनों तक नीचे रहा है। और मार्केट में धीरे धीरे अभी बिलीफ बन रहा है कि यही नॉर्मल है, मार्केट बढ़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई बबल नहीं है। कैसे नहीं है, ये बबल ही है। ठीक है, बाकी तो मार्केट बताएगा जो भी है, बट मैं ट्रस्ट करता हूँ इस पर। मूविंग एवरेज के आसपास आना चाहिए, और ये जब जब इसके ऊपर आया है मार्केट में, कहीं ना कहीं बुल रन का एंड हुआ है। ठीक है, हो सकता है 18 आए, हो सकता है और ऊपर जाए, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप अपना भी दिमाग लगाओ, आपको क्या लगता है। ठीक है, लेकिन सूनर और लेटर ऐसे ट्रेड्स आने वाले हैं, 1 या 2 महीने ऐसे आएंगे जब जो स्टॉक ऑप्शंस हैं वो 10, 20, 30 टाइम्स तक रिटर्न्स देंगे। तो मैं सीधा आ जाता हूँ शीट पे। ये मैंने एक लॉजिक बताया है कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मेरा बेस है ये शीट बनाने का, ट्रेड्स बनाने का। और ये मैंने पिछले साल भी किया है मई जून में, और उसमें भी आप देख सकते हो क्या रिटर्न्स थे, उसमें भी आप डेट्स कंपेयर कर लेना, 20 टाइम्स से ज़्यादा तक रिटर्न्स मिले हैं। और सिमिलर एनालिसिस यूज़ करके मैं अभी रिवर्स क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक गलत होने में कोई बुराई नहीं है। मार्केट जब इस मोड में आता है ना, तो सिर्फ अनाड़ी ही पैसा कमा सकता है। ठीक है, अच्छे अच्छे जो ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके रिवर्स ज़रूर प्ले करते हैं। आज की डेट में जिन्होंने कमाया भी होगा ना, यहाँ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ किया, वहाँ किया, यहाँ सब अगस्त में सब दे चुके होंगे वापस। सिर्फ वही कमा रहा है जिसको कुछ नहीं आता, बस उसको तो बाय करना है, आँख बंद करके बाय करना है, वही बंदा आज प्रॉफिट में। और वो 20,000 के लिए भी प्ले करेगा, क्योंकि उसका बिलीफ वही है। तो अल्टीमेटली वही बंदा होगा जो रिटर्न्स तो पूरा देगा ही देगा वापस, प्रॉफिट्स, और अपने जो लाइफ टाइम की सेविंग्स है वो भी देके जाएगा, क्योंकि उसको आँख बंद करके बाय करना सिर्फ यही चीज़ ने उसको कॉन्फिडेंस दिया है, या बोल सकते हैं कि अंधा बनाया। ठीक है, बाकी ये सही बात है, फुट राइटिंग की होती तो बहुत पैसा बनाते, लेकिन भाई मैं हाथ खड़े करता हूँ, मैंने नहीं सोचा था 17,000 18,000 आएगा। 16,200 तक मैंने रिस्क अपना मैनेज किया, ये पूरा साल इसी स्ट्रगल में निकल गया, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जाए। और उस प्रोसेस मेरे ख्याल से ठीक भी है, वो उस प्रोसेस में लोगों ने सीखा होगा। बहुत लोगों को यही नहीं पता था कि दूर के मंथ्स के ऑप्शन बाय कर सकते हैं, सेफली प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पब्लिक वीकली प्ले कर रही है, मंथली प्ले कर रही है। तो या शॉर्ट की जा रही तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ठीक है भाई, निफ्टी अगर शॉर्ट है तो बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया तो उसको बाय करके रखो, पेयर बना रहेगा, अगर एक लॉस दे रहा है दूसरा प्रॉफिट देगा, हेज करके रखो। अगर अब जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने 14, जब बजट वाले, मतलब बजट वीक के आसपास की बात है,
14,200 का कॉल रेट किया था और 14,000 का कॉल रेट किया था, 14,200 बाय किया था। अब मार्केट चाहे 15,000 आए चाहे 16,000 आए, मेरे को तो 200 पॉइंट ही लॉस होना ना। तो इस तरह से एटलीस्ट बहुत लोगों ने कैसे अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें ये चीज़ सीखी है, तो ठीक है, वो वर्थ है। लॉस होना मार्केट में आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो ठीक है, एनीवेज जस्टिफाई नहीं करता, मेरा व्यू बिल्कुल गलत रहा है, मार्केट ने गलत प्रूव किया है और इसमें एक्सेप्ट करने में कोई शर्म की बात नहीं है। बात यह है कि आप सरवाइव करो और उससे बाहर निकल के आओ। अगर मार्केट ने फंसाया है तो मार्केट निकालता भी है। ठीक है, तो मैं काम की बात करता हूँ फिर। ये मैंने बनाया यार, ये काफ़ी इसमें टाइम लगा और इसके एकदम निटी-ग्रिटीज़ अगर मैं एक्सप्लेन करूँ बहुत टाइम लग जाएगा कि ये स्टॉक्स मैंने क्यों चूज़ किए, यही स्टॉक्स क्यों चूज़ किए, ठीक है। बट मोटा-मोटा ये जान लो कि यही स्टॉक्स हैं मेनली जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं एक साल में, और जहाँ बायर्स हैं वहाँ सेलर्स भी आएंगे ही, तो यही स्टॉक्स होंगे जो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये है कि ये अपने मूविंग एवरेज से बहुत बहुत दूर है। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। मूविंग एवरेज इनका ये है और करंट प्राइस ये है। कितना दूर है ये मूविंग एवरेज से, कितना परसेंट, ये है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील है, ये 53% दूर है अपने मूविंग एवरेज से। ठीक है, IRCTC हुआ, कुछ स्टॉक्स हैं वो कम है। अदानी एंटरप्राइज बहुत दूर है। बजाज ट्विंस ये भी अपने मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज से कितना दूर है ये क्राइटेरिया है ये स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का। प्लस इनके RSI अभी इमीडिएटली कितने हैं ये भी एक क्राइटेरिया है। जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिंदल स्टील या सेल, ये ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ठीक है, एक कॉलम बनाया था परसेंटेज अवे फ्रॉम हाई, जो इनका रिसेंट हाई रहा है इस साल, जिंदल स्टील वहाँ से 33% ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। सेल 25% ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, बट स्टिल ये अपने मूविंग एवरेज से 44 और 43% दूर है, इसीलिए इनको सेलेक्ट किया है। तो ये मैं खैर कॉलम वाइज एक्सप्लेन करता हूँ, बट मोटा मोटा ये क्राइटेरिया रहा है। तो इनका करंट प्राइस क्या है आज से। अच्छा, दूसरा ये करंट प्राइस 2 सितंबर की क्लोजिंग का है, आज का मैंने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, ये वीडियो मैं कल ही बनाने वाला था, बट मुझे पता था कि आज फ्राइडे है, अगर मार्केट टाइम में अपलोड किया तो बहुत सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे ये बाय करने लगेंगे, और मुझे पता है बहुत कुछ ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। इसीलिए मैं जानबूझ के फ्राइडे की इवनिंग को ही ये बना के अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये 2 सितंबर क्लोजिंग प्राइस है, जो भी है इसमें 2 सितंबर की क्लोजिंग का ही समझना। और ये एक साल पहले आज की डेट में, मतलब 2 सितंबर 2020 को क्या प्राइस रहा है इनका, वहाँ से कितना परसेंट ये बढ़ चुके हैं। ठीक है, 100% मतलब डबल हो चुके हैं। बजाज फाइनेंस 3,700 से 7,500, मतलब 104% बढ़ चुका है। टाटा स्टील 225%, मतलब कि ऑलमोस्ट कितना 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। तो कितना परसेंट बढ़ा है वो है। और अभी इनका ईयर लो क्या रहा है, ईयर हाई क्या रहा है, हाई से ये कितना ऊपर है। जैसे कि निफ्टी अभी 17,234 कल के हिसाब से हाई हाई पर ही है। हाई से ये 1% नीचे भी नहीं है, जबकि कुछ स्टॉक्स हैं मदरसन सोनी 25% नीचे हैं। ठीक है, जनरल स्टील से ये काफ़ी नीचे हैं। तो क्या स्टेटस है इनका अभी, करंटली ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं या अभी भी स्ट्रेच्ड हैं, हाइस पर हैं, ये है। मूविंग एवरेज कितना है 50 डे का। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म प्ले करते हैं उनके लिए है। मैं जनरली मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को देखता हूँ। ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज देखता हूँ और 2 या 3 महीने दूर के ऑप्शंस प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें रिटर्न ज़्यादा होता है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। हमें नहीं पता मार्केट सितंबर में
करेक्ट होगा या अक्टूबर में होगा या नवंबर में, बट मैं जनरली मैंने इसको कंसिडर किया 200 डे मूविंग एवरेज से कितना दूर है अभी ये स्टॉक्स, इनका करंटली आरएसआई कितना है। ठीक है, आरएसआई कितना है, 14 डे आरएसआई है ये। और जैसे कि ये इसलिए किया है क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं बहुत स्ट्रेच्ड हैं, माइंड ट्री हो गया 86, निफ्टी 82। इसमें निफ्टी इंडेक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि आरएसआई इसका 80 के ऊपर ही है और रिटर्न भी इसमें ज़्यादा है निफ्टी में। ठीक है, बजाज फाइनेंस 84 है। तो इनमें से जो ज़्यादा आरएसआई वाले हैं उनमें थोड़े प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जो भी आप ऑप्शन बाय करो वो डबल ट्रिपल जल्दी हो सकते हैं। तो ये एक मैंने कॉलम लिया है अभी कितना दूर है मूविंग एवरेज से। ठीक है, निफ्टी 16% ऊपर है 200 मूविंग एवरेज से। कुछ स्टॉक जैसे टाटा स्टील है 53% ऊपर है। ठीक है, बजाज फिनसर्व, IRCTC, और ये तो भाई माइंट्री तो 77% ऊपर है मूविंग एवरेज से। ठीक है, तो ये सिलेक्ट किया है। अगर 10% करेक्शन आता है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे निफ्टी में 10% करेक्शन आता है तो 15500 आ जाएगा। अगर 20% करेक्शन आता है तो इनकी क्या वैल्यू हो जाएगी। तो निफ्टी में 20% करेक्शन आना इतना ईजी तो नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में 20% करेक्शन आना बहुत मामूली बात है। जो स्टॉक्स डबल या ट्रिपल हो चुके हैं उनके लिए 20% करेक्ट होना, निफ्टी शायद 2-4% करेक्ट हो लेकिन वो 20% करेक्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी 20% अगर करेक्ट होते हैं तो क्या प्राइजेज होते हैं इनके। जैसे कि टाटा स्टील है, ये पिछले साल 439 पर था आज की डेट पे। अगर ये 20% करेक्ट होता भी है तो भी इसकी वैल्यू 1140 रहेगी, मतलब तो भी डबल से ज़्यादा। तो मैं सिर्फ 20% कंजर्वेटिवली इसका करेक्शन टारगेट प्राइस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ मतलब कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए वो मैंने इसमें लिया है। और वो जनरली इस बेसिस पे लिया है कि अभी इनका करंट प्राइस क्या है और मूविंग एवरेज से कितना दूर है। ठीक है, तो जैसे कि निफ्टी है, अगर ये 10% करेक्ट होता है तो 15500 इसका प्राइस है, आ जाएगा। ठीक है, करंट वैल्यू कितनी है 17200। तो इसका अगर एवरेज आप निकालो तो लगभग 16300 आएगा। ठीक है, ठीक है, 800 और 800 राउंड अबाउट। ठीक है, एकदम परफेक्ट तो नहीं है बट यही बेसिस पे सेलेक्ट किया है कि अभी अगर 10% करेक्शन आता है और अभी जो करंट प्राइस है तो अराउंड 5% दूर का मैंने इसमें ये सेलेक्ट किया है। पुट ऑप्शन प्राइस मैंने इसमें लिखा भी है, ऑप्शन स्ट्राइक परसेंट अवे, तो ये 6% दूर है अभी करंट प्राइस से 17200 से 17200 से 16300, अराउंड 6% अवे है ये ऑप्शन। तो कुछ स्टॉक्स में 9 है, 7 है, किसी में 10 है, 13 है। तो कितने दूर का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है ये डिपेंड कर रहा है कि कितना मूविंग एवरेज से दूर है और 10% या 20% करेक्शन आता है और करंट प्राइस है समवेयर इन बिटवीन। क्योंकि अगर आप 20% करेक्शन आता है टाटा स्टील में, टाटा स्टील हो जाएगा 1140, बट आप 20% दूर का ही ऑप्शन लो तो उसको तो ज़ीरो होना है ना। सो बेटर उसमें 10% दूर का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो, मतलब कि 1300 का, ताकि अगर 20% करेक्शन आए तो ये 1300 आपका इन द मनी होके अच्छा खासा आपको रिटर्न दे। क्योंकि आउट द मनी ज़्यादा दूर का ले लोगे तो वो तो ज़ीरो होना ही है। तो कंजर्वेटिवली मैंने बहुत ज़्यादा दूर के स्ट्राइक प्राइस नहीं लिए हैं। अगर आप परसेंटेज देखो तो 6%, 6%, 9%, 4%, इतना तो मतलब जो स्टॉक डबल ट्रिपल हो चुके हैं उनके लिए इतना करेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, तो बहुत कंजर्वेटिवली मैंने ये स्टॉक प्राइस सेलेक्ट किए हैं। इनका लॉट साइज़ क्या है, 2 सितंबर को इनका प्राइस क्या रहा है क्लोजिंग, इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं क्योंकि इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं थी, तो इनका प्राइस पता नहीं, बट हो सकता है आज इनमें ट्रेड हुआ हो और कुछ बाय सेल इसमें रहा हो। ठीक है, तो अभी लॉट साइज़ क्या है और ऑप्शन प्राइस क्या है करंटली, उस बेसिस पे इसका कॉस्ट कितना आता है एक लॉट का। जैसे कि निफ्टी में 16300 का पी 65 पर बाय किया एक लॉट, तो इसका कॉस्ट आता है 3250, 3250 रुपये। ठीक है, और अगर 20% करेक्शन आ जाता है इन स्टॉक्स में या निफ्टी में, तो टारगेट प्राइस क्या हो जाएगा इन स्टॉक्स का। तो अगर 20% करेक्शन आता है तो निफ्टी पहुंच जाएगा 13800 के आसपास, और ये ऑप्शन पहुंच जाएगा 2500। खैर निफ्टी में 20% आना, जैसे मैंने बोला, इतना इजी नहीं है, बट टाटा स्टील लेते हैं अपन जैसे 1140 अगर आता है तो जो 1300 का ऑप्शन बाय किया जाएगा 25 या 27 में, वो 160 तक हो जाएगा, मतलब कि 6 टाइम्स रिटर्न्स। ठीक है, मतलब कि 22,000 इन्वेस्ट किया तो अराउंड 1,35,000 रिटर्न मिलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्टील स्टॉक्स अब 20% करेक्ट हों, जब भी मार्केट्स में साइकिल रिवर्स हो तो 20% करेक्शन अगर होता है तो इन ऑप्शंस का प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें मैं सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही कंसिडर कर रहा हूँ, टाइम वैल्यू नहीं, तो ये जो प्राइस है इससे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि करेक्शन एक्सपायरी के बीच में आ रहा है या बहुत पहले आ रहा है। पहले आएगा टाइम वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मतलब इससे भी ज़्यादा रहेंगे फिर प्राइसेस। ठीक है, जो मैंने ये पूरी शीट सॉर्ट की है कि कितने टाइम्स रिटर्न मिल रहा है। निफ्टी में अगर 20% करेक्शन आता है तो आपका इन्वेस्टेड कैपिटल पे 39 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है। टाइटन में 13%, बाकी में 11, 11, 9, 8, 8, 8। तो आप सबसे कम देखो तो कहाँ रिटर्न आ रहा है, जिंदल स्टील, सेल। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 33% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, 25% करेक्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है यही आउट परफॉर्म करें क्योंकि हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, तो 33% गिरने के बावजूद ये और 50% गिर जाए, बोल नहीं सकते, इसीलिए इसको रखा है। तो सबसे कम रिटर्न मतलब ये दे रहा है क्योंकि इसमें हम 20% ही मान के चल रहे हैं, लेकिन ये 50% भी गिर सकता है। तो ठीक है, जब मार्केट करेक्ट होते हैं तो करेक्ट होता है तो हाई बीटा स्टॉक्स में अंधाधुंध सेलिंग आती है। ठीक है, तो और ये अभी जो ऑप्शन स्ट्राइक हमने चूज़ किया है, ये 16,300, ये सब ये कितना दूर है करंट प्राइस से। तो जैसे निफ्टी का 16,300 है, ये 6% दूर है लेकिन रिटर्न तगड़ा दे रहा है 39। टाइटन 9% दूर है, रिटर्न 13% दे रहा है। तो इसमें ये देखो कि जो सबसे पास का ऑप्शन है, जैसे मेरे को ये बढ़िया लगा, ICICI बैंक है, ये सिर्फ 4% दूर है लेकिन रिटर्न दे रहा है 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसमें रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू कम रहे, ये वैल्यू ज़्यादा रहे, उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ठीक है, अब जैसे ये है DLF है, ये 13% दूर है जो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है, लेकिन रिटर्न दे रहा है ओनली 6 टाइम्स। तो ठीक है, DLF भी हाई बीटा स्टॉक है तो इसके लिए उतना वो नहीं है, हम 20% मान के चल रहे हैं, लेकिन DLF का 20% गिरना बहुत ईजी है कंपेयर टू TCS का 20% गिरना। ठीक है, इसीलिए एक मतलब इसको नंबर पे ही मत लेना, ये 20% हम सबका ही मान के चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हाई बीटा ज़्यादा गिरते हैं। हम 20% ही सबका पकड़ा है, उस हिसाब से रिटर्न। तो कुल मिला के बात यह है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया एक लॉट पे और आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। निफ्टी में एक लॉट बाय किया और 2 महीने में अगर 20% करेक्शन आ जाता है तो रिटर्न मिलता है 1,25,000, 3,000 लगाया, 1,25,000 कमाया। ठीक है, इतना ईजी नहीं है, लेकिन अगर स्पेक्युलेटिव मार्केट है तो इसमें एक रिस्क लगाना वर्थ है, बहुत छोटा है। मैं बोलता हूँ अगर
इसमें एक एक लॉट इन सब का बाय कर लिया जाए, एक एक लॉट सिर्फ, तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 4,86,000। और इन कितने ट्रेड्स हैं? 20 ट्रेड्स। 20 में से आपके 15 फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर 5 भी सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, 15 फेल हो जाते हैं, 5 सक्सेसफुल हो गए, तब तक खोगे तो 15 का खो दोगे, लेकिन वो 5 जो रिटर्न देंगे ना आपको 10-20 टाइम्स, तो उसमें आपका जो टोटल जो 486 होगा ना, ये एटलीस्ट 10 के ऊपर 15 इसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, 486 है। जस्ट इन केस अगर सब कुछ ही 20% गिरता है, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट 4,86,000 का 28 लाख के आसपास हो जाएगा, मतलब 25 लाख के आसपास प्रॉफिट, 22-23 लाख। तो ये हो भी सकता है अगर इनमें से कोई एक स्टॉक बहुत ज़बरदस्त गिर जाए 30%, 40%, तो हु नोस कि ये रिटर्न रियल भी हो जाए। ठीक है, तो बात ये है कि बस अगर मार्केट इस तरह के मौके 10 साल में एक दो तीन बार ही देता है, तो उसको अगर प्ले आउट करना है, वैसे मैं ऑप्शन बाइंग को आउट द मनी कभी 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 बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब मार्केट स्पेक्युलेटिव हो, मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो, एक ही डायरेक्शन में वर्टिकली चला जा रहा हो, आरएसआई सारे इंडिकेटर सब, तो मैं ये नहीं बोलता कि वो पेन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सही तरीका है कि मैं तो, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल में ट्रेड करता हूँ, तो मैं दूर के दिसंबर हुआ, मार्च हुआ, दूर के कैपिटल, दूर के ऑप्शंस में ट्रेड करूँगा और शिफ्ट करता जाऊँगा। मुझे मतलब नहीं, मुझे पता है मूविंग एवरेज के पास आएगा, मेरा पैसा टेम्परली जो गया जाता है वो वापस आ जाएगा, मेरे पास कैपिटल। लेकिन जिनके पास पैसा कम है वो क्या करे? उसको इस तरह के ट्रेड्स ढूंढना पड़ेंगे कि 10-20 टाइम्स रिटर्न मिले, और वैसा मौका मार्केट 10 साल में दो तीन बार ही देता है। ठीक है, कोरोना क्रैश में दिया था, आप लोगों ने लाइव देखा, तब तो मैं रोज़ ही लाइव आता था। बैंक निफ्टी के ट्रेड्स, बजाज फाइनेंस, जो ऑप्शन दूर का बाय किया वो सब 10-20 गुना हो गया। तो ये सेम चीज़ रिपीट हो सकती है शायद अक्टूबर में, शायद नवंबर में, शायद दिसंबर में, जनवरी में। मैं ये नहीं बोल रहा कि अक्टूबर के ही बाय करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह से ज़रूर आप कंसिडर करो स्टॉक्स। किसी को लगता है कि नहीं आईटी स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, छोड़ दो। किसी को लगता है कि स्टील स्टॉक्स गिरेंगे, तो उसमें आप रिस्क अपने हिसाब से ले सकते हो। किसी को लगता है कि दूसरे हाइब्रिड स्टॉक्स हैं, डीएलएफ वगैरह, ये सब ज़्यादा गिरेंगे, अदानी एंटरप्राइज वगैरह ये सब ज़्यादा गिरेंगे, तो उसमें रिस्क लो। मतलब अपने अपने अपना खुद का दिमाग लगाओ, बट ये चीज़ें देखो कि कितना दूर हैं ये अपने मूविंग एवरेजेस से। ठीक है, और अगर अगर ये चूज़ करना है स्ट्राइक प्राइस, तो कैसे चूज़ करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही रहेगा? जैसे मैंने बीच का लिया है, जो भी टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो करंट प्राइस है उसके बीच में कहीं हमने ये चूज़ किया है। ठीक है, 2 रुपये का ऑप्शन बाय करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 2 का स्टॉक गिरता रहेगा, लेकिन वो 2 का 4 नहीं होगा, तो इस तरह से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें कंसिडर करो, अपना खुद का एक अनुमान लगाओ कि कौन सा स्टॉक 20% गिर सकता है, कौन सा 30%, क्या हिस्ट्री बोलती है, कब गिर सकता है, अपना खुद का दिमाग लगाओ। बट पॉइंट ये है कि इतना छोटा सा कैपिटल अगर लगाया और उसमें से 10 ट्रेड फेल हुए, लेकिन 5 चल गए या 2-3 भी चल गए और वो ज़बरदस्त चल गए, तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये एक स्पेक्युलेटिव मार्केट है, इसमें इस तरह से ट्रेड करने में कई बार रिटर्न्स बहुत बहुत तगड़े मिल जाते हैं। ठीक है यार, तो बस इतना ही है वीडियो में बोलने को। और मार्केट का बता ही चुका मैं, मूविंग एवरेज अभी 15,400, 15,400, हाँ यही है, और हम 10% से भी ज़्यादा दूर हैं अपने मूविंग एवरेज से। ठीक है, ऐसा कब हुआ था? ऐसा यहाँ कहीं पे हुआ था, यहाँ पे मूविंग एवरेज
5000 था और हम 6000 क्रॉस कर गए थे, मतलब कि 20% से भी ज़्यादा। तो अभी हो सकता है साला 18,000 भी आ जाए। 15,000 से 20% कितना है, 18,000 ही होता है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी और ऑल टाइम हाई टच कर दे, लेकिन ये ऐसा ही है कि वहाँ पर अगर कोई आप इस तरह के ट्रेड लेते हो तो भाई बहुत इजी है ये रिटर्न्स बनाना। ठीक है, तो आपको पता है ऑप्शन बाइंग में कभी 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 भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मार्केट 10 साल में 2-3 बार मौके देता है। मैंने खुद कब किया है, मोदी मतलब इलेक्शंस के पहले उसमें कई स्टॉक्स ने 50 टाइम्स और स्टॉक ऑप्शन ने 50 टाइम्स तक रिटर्न दिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने कब किया, कोरोना के क्रैश में किया दूर का ऑप्शन, क्योंकि ये दो ही मौके ऐसे थे जब इंसेनली मार्केट अपने नहीं, ये दो मतलब 2014 में तो वैसा कुछ नहीं था, बट सेंटिमेंट्स इतने तगड़े थे कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंडिया का बहुत ये था। तो जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं वो बहुत तगड़े भागे थे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में कुछ बहुत जो भी है स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है, नो डाउट। बट 2014 जैसा माहौल तो नहीं है। लेकिन कोरोना क्रैश में जो माहौल बना था कि मार्केट एक तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था, उसी तरह का माहौल अभी है कि मार्केट एक तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका है। और 2022 में मुझे लग रहा है जून जुलाई मिडिल ऑफ 2022 में जब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी तो फिर फेड अपना ये जो फ्री का पैसा बांट रहा है ये बंद करेगा। बंद नहीं मतलब कम करेगा, टेपरिंग स्टार्ट होगी। टेपरिंग मतलब ग्रेजुअली ये लोग अम, कम करते जाते हैं जो भी इनका बॉन्ड बाइंग है ये सब। तो मार्केट जो जून जुलाई अगले साल होने वाला है या इवन अगले साल ईयर एंड में होने वाला है, उसको मार्केट 6-8 महीने पहले ही डिस्काउंट कर लेगा। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये 3-4 महीने में कभी भी मार्केट इस तरह के ट्रेड्स आपको बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड दे सकता है। ठीक है, और बाकी अपना एनालिसिस करो। खुद आपको खुद लगता है कुछ इस तरह का ट्रेड लिया जा सकता है, वो आप कमेंट करो। और देखो यार, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग डेफिनेटली फंसे हैं मार्केट में, चाहे वो बियर्स थे या बुल्स थे। उन्होंने अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करके वो रिवर्स लेता ही है रिटेल ट्रेडर। तो कोई बल्लम नहीं है जो 8,000 से 17,000 तक बाय में ही बैठा हो। तो मुझे पता है लोग फंसे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। तो कम से कम लोग जिनका कैपिटल बहुत कम है, अगर छोटा मोटा रिस्क लेकर वापस खड़े हो सकते हैं मार्केट में, तो उनको कुछ मतलब ऑप्शन बायर की जगह ऑप्शन राइटर बन सकते हैं। तो शायद ये मौका है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर करो, जिसको यूज़फुल लगेगा, जिसको वर्थ लगेगा, जो अपना दिमाग लगा के खुद करेगा, हो सकता है उसका काफ़ी कुछ खोया हुआ पैसा वापस आ जाए, या छोटा सा एक रिस्क लेके वो कैपिटल इतना बड़ा कर ले कि ऑप्शन राइटिंग वगैरह कर सके। क्योंकि अभी आई थिंक मार्जिन वार्जिन ये सब तो ख़त्म हो चुका है, जो भी था सेबी के रूल्स। ज़्यादा इन सब चीज़ों में देखता नहीं हूँ, बट आई थिंक मार्जिन वगैरह टोटली बंद कर दिया है। ठीक है यार, तो वीडियो को शेयर करो और जितने लोगों तक पहुँच सके शायद किसी की मदद हो जाए। ठीक है यार, वीडियो क्लोज करता हूँ।